अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTH न्यूज़ और मैं हूं इश्तियाक गुंदल। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हर तरफ फ़ौजदारी क़वानीन में तरमीम के हवाले से बात की जा रही है। कुछ अनासर और कुछ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक इनकलाबी कदम है और इसके नतीजे में यकीनी तौर के ऊपर जिनको इंसाफ नहीं मिलता था, अब कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर तरमीम तो होती हैं, क़वानीन भी बनते हैं, लेकिन वो क़वानीन जो है अमूमन हमने देखा है कि अमल दरामद से महरूम रहते हैं। तो ये जो फ़ौजदारी क़वानीन में तरमीम की बात की जा रही है, क्या वाकई इस पर अमल दरामद भी हो पाएगा? इसके मुस्बत पहलू कौन से हैं और इसके मनफी पहलू कौन कौन से हैं? इस हवाले से तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ ग्रीवेंसेस कमिश्नर और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब। हाफिज़ साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फ़ॉर बीइंग विद अस। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताएं कि जब हम पाकिस्तान में क़वानीन की बात करते हैं, एक तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर कहा जाता है कि अमल दरामद नहीं होता, फिर दूसरी तरफ अगर अभी भी हम पाकिस्तान की अदालतों की बात करें तो कहा जाता है कि 21,59,000 से ज़ायद मुकदमात जो है वो ज़ेर अल्तवा हैं और उनके अंदर भी ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो साइलीन अपने फ़ैसलों का इंतज़ार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए और अब उनकी जो नस्लें थी वो उन केसेस को भुगत रही हैं। तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो सुस्त रवी का शिकार किए हुए हैं और आपके नतीजे में ये जो फ़ौजदारी क़वानीन में तरमीम की बात की जा रही है, इसके नतीजे में क्या कुछ बदल सकता है? इश्तियाक भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया और जिस टॉपिक पे आज आपने बात करनी है और जिस टॉपिक को आज आपने यहाँ पे लेके आए हैं, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का एक इशू है। इसके हम 3 एस्पेक्ट्स हम इसको देख लेते हैं। एक तो आपने बात की जो हमारी रिफॉर्म्स के ऊपर है, लेकिन उससे पहले हम चले जाते हैं इस चीज़ के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के बारे में या इंसाफ की फराहमी के बारे में या जो हमारा अदालती निज़ाम है उसके बारे में परसेप्शन क्या है। वो परसेप्शन हमारी ये है कि चाहे कोई आम आदमी है, चाहे पढ़ा लिखा आदमी है, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या वो पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के साथ भी अगर वो जुड़ा हुआ है एज़ ए लॉयर, एज़ ए जुडिशल ऑफिसर या उसके बाद जो उसकी जुडिशल मैनेजमेंट के अंदर जो किसी भी कैपेसिटी के अंदर है, या जो हमारे मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली है, सेनेटर्स हैं या हमारे जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स हैं, तो एक चीज़ इसके अंदर कॉमन है, वो ये है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम या पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम वो इनफेक्टिव है, प्रॉपर फंक्शनल नहीं है और उसके साथ साथ ये है कि जो आवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे ये पूरा भी नहीं उतरता और उस पूरा ना उतरने की वजह से सोसाइटी के अंदर रूल ऑफ़ लॉ का भी इशू है, डिलेइंग ऑफ केसेस का भी इशू है और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो एक परसेप्शन बन गया है कि जो आदमी जुर्म करे उसको सज़ा नहीं हो सकती और जो आदमी अपना ग्रीवेंस लेके किसी पुलिस स्टेशन के पास जाए तो उसको उस इंसाफ की फराहमी के अंदर बहुत सारी रुकावटें आती हैं। अब हम चले जाते हैं इसको और पैराए के अंदर कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग जो है वो दुनिया में किस जगह खड़ी है। अभी आपने ट्रांसपेरेंसी की भी रिपोर्ट आई है और उसके साथ साथ जो हमारा इंटरनेशनल जस्टिस प्रोजेक्ट्स उनकी भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान का जो रूल ऑफ़ लॉ का इंडेक्स है वो दुनिया के अंदर अब 140 नंबर पे चला गया है। हमारी ट्रांसपेरेंसी या गवर्नेंस इफेक्टिवनेस जो है वो साउथ एशिया के अंदर सबसे लोएस्ट चली गई है। उसके बाद ये है कि जो आपके मुल्क के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को अब जो इन्वेस्टर्स है वो फॉरेन लॉज को प्रेफर करता है और आपके सामने ये आया होगा कि पिछले 6-8 माह के अंदर के किस तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर रिकॉर्ड के अंदर फिर उसके बाद आपका जो IPPs के प्रोजेक्ट से किस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं नुकसान हमें पड़ा और उस आर्बिट्रेशन की वजह से पड़ा। फिर उसके बाद ये है कि किसी मुल्क के अंदर आपकी गवर्नेंस और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों बेस करते हैं कि उस मुल्क का अदालती निज़ाम किस तरह डिलीवर कर रहा है। तो उस डिलीवर करने के अंदर जिस तरह मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि ना इसके अंदर वो जान है, ना इसके अंदर वो चीज़ें ऐसी हैं कि जब इसको इंटरनेशनल रेटिंग के अंदर आएँ। अब हम आ जाते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान तो बन गया 1947 के अंदर, लेकिन इससे पहले यहाँ पे अंग्रेज़ थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसी से मिलता जुलता एक सवाल भी करना चाहता हूँ। अगर हम पाकिस्तान पिनल कोड की बात करें जो 1860 में बना और इसके साथ साथ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि 1898 तक बना, ये बज़ाहिर अगर देखा जाए तो वो कवानीन हैं जिनकी वजह से एक आम इंसान को इंसाफ नहीं मिल पाता, लेकिन 100 साल पुराने कवानीन आज तक चल रहे हैं।
इनको तब्दील क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं उसी तरफ मैं आ रहा था कि दुनिया के अंदर इस तरफ इस वक्त 3 किस्म के जस्टिस सिस्टम चलते हैं। एक आपका है जो सिविल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें आपके जो लोगों के प्राइवेट डिस्प्यूट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या उसके बाद आपका टैक्सेशन का सिस्टम है। दूसरा दुनिया के अंदर आपका चलता ये है कि जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसके अंदर अगर कोई जुर्म करे तो उसको उसकी सज़ा मिलती है, और प्रोसिक्यूशन का एक और पुलिस सारा आता है। और तीसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम आता है कि जिसके अंदर आपके मुल्क की ब्यूरोक्रेसी आती है, रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो सारी चीज़ें जो हैं उस पर आती हैं। अब ये है कि ये तीनों सिस्टम जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आउटडेटेड हैं। अगर हम उसको चले जाएं कि पाकिस्तान बनने से पहले जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे तो उनका एक कॉलोनियल माइंडसेट था, और वो कॉलोनियल माइंडसेट ये था कि यहाँ के लोगों को हमने कंट्रोल करना है, और इस तरह की लेजिस्लेशन उन्हें बनानी है कि कंट्रोल करने के साथ साथ उन्हें डिले के अंदर लेके आया जाए, ताकि वो स्टेट की तरफ अपनी जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको चैलेंज ये समझी सोची समझी एक प्लानिंग के साथ हुआ, और बाद में आप उस कल्चर को तब्दील नहीं कर पाए। आप ये देखें कि जब अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को टेक ओवर किया, सब कॉन्टिनेंट को, तो आपको ये आज भी इस चीज़ को सुनते होंगे कि जी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जिसको आज हम कहते हैं, उसे कप्तान के नाम से याद किया जाता था। और कप्तान ये था कि उन्हीं के फ़ौज के जो कुछ लोग थे उन्होंने डायरेक्ट इस चीज़ पे लगाया कि आपने यहाँ पे अपनी अथॉरिटी जो है, जो कॉलोनियल अथॉरिटी है, उसको इस्टेब्लिश करना है, और उसके साथ साथ जो है इनको जो इनसे चीज़ें हम रेवेन्यू की सूरत के अंदर लेते हैं उनको आपने इंश्योर करना है। उसके बाद जब 1860 के अंदर उन्होंने ऑफेंसेस कर दिया, आप देखें कि 140-50 साल पुराना है। फिर उसके बाद 1898 के अंदर उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दिया, जो इस वक्त 123 साल पुराना है। फिर उसके बाद उन्होंने 1908 के अंदर एक सिविल प्रोसीजर कोड दिया, जिसको अब तकरीबन जो है वो 114-15 साल जो उस चीज़ के आ गए। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब पाकिस्तान दुनिया के वजूद में आया, नक्शे पे आया, तो उस वक्त जो 2 चीज़ें करनी चाहिए थी उसके अंदर प्रॉपर तवज्जो ना दी गई, और वही प्रॉब्लम आज तक चल रही है। एक ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसके अंदर हमने बहुत डिले कर दिया, और 1956 के अंदर जाके हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और दूसरा ये था कि हमने जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली पहली थी, उसने जो अंग्रेज़ों के कानून थे उसी को अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करके वो चीज़ें चलती रहीं। और अनफॉर्चुनेटली आज तक भी हम पैच वर्क के अंदर हैं। हमने वो सब्सटेंसेस चेंजेस जो थी वो हमने उसका नहीं की, और जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमारी जुडिशरी जो है वो भी दुनिया के अंदर लो रैंकिंग पे है, हमारा जुडिशल सिस्टम भी लो रैंकिंग पे है, वजह से लोगों को और सबसे मज़े की बात ये है कि जो 220 मिलियन की आबादी है उसमें का जो सारा निज़ाम जो चल रहा है, अदालती चल रहा है, ये जुडिशल चल रहा है, गवर्नेंस चल रहा है, वो उस अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर चल रहा है जिसका उन लोगों को पता ही नहीं है। और ये दुनिया का बदकिस्मत मुल्क है कि जिसके लोग ये नहीं जानते कि इस मुल्क का कानून क्या है, और कानून बनाने वाले इवन नहीं जानते कि ये एक आउटडेटेड कानून है और इसके अंदर हमें चेंजेस लेके आने चाहिए। लोगों को अपने बुनियादी हकूक का ही नहीं पता। वो इसलिए नहीं ना पता कि जी हमारे मुल्क की जो लैंग्वेज है वो तो हमारी उर्दू है, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम, हमारा गवर्नेंस का निज़ाम, वो सारा अंग्रेज़ी के अंदर है, और आम आदमी को उसका पता नहीं है। और रिजल्टेंटली इसके अंदर ये है कि हमारी जो अदालतें हैं वहाँ पे साल केस चलते हैं, हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर साल केस पढ़ते हैं। यही हाल हमारा सुप्रीम कोर्ट का है कि आपका केस बारी नहीं आती। और जिस तरह एक बड़ी मशहूर फ्रेज़ है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, अगर आप इंसाफ के अंदर देर करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने इंसाफ का कत्ल किया। तो ये वो सारे पैराए हैं कि अनफॉर्चुनेटली 220 मिलियन की आबादी हो, और जिसकी आबादी भी यूथ पे हो, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हों, उसका अदालती निज़ाम या गवर्नेंस का निज़ाम या ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम वो चल रहा है जो ऑब्सोलीट है और आउटडेटेड है, और इसको बदलने के लिए एक कोहेरेंस एफर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। चलें, आपकी बातों से ये तो पता चला कि जब तक इंसाफ के अंदर ताख़ीर होगी, केसेस लटकाए जाएंगे, तब तक इंसाफ की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। अब हम देखते हैं कि ये जो फौजदारी कवानीन में तरमीम की बात हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी बंदे ने कत्ल भी किया है, जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनका जो ट्रायल है वो 9 माह के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। अब एक ऐसा मुल्क जहाँ पे जुराइम भी काफ़ी होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि केसेस साल लटकते भी रहते हैं, वहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जजेस की तादाद भी बहुत कम है। तो आप क्या समझते हैं कि 9 माह का टाइम पीरियड तो दे दिया गया, क्या इतने कम वक्त में इंसाफ की फराहमी को वाकई यकीनी बनाया जा सकेगा? ये जजेस की तादाद कम होने की वजह से मज़ीद मसाइल आएंगे, और क्या इस हवाले से हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है
उसको इत्मीनान में लिया गया? देखिए इश्तियाक भाई, चीज़ ये है कि ये एक बड़ा आजकल डिबेट चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ इस्लाहात गवर्नमेंट के बकौल जो उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर की हैं। अब मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि इस्लाहात जो हैं वो एक मजमूआ है जिसका मैंने पहले इशारा किया था कि आपका एक पूरा सिस्टम है और हमारा जो फ़ौजदारी सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी जो लिटिगेशन है वो डिपेंड करती है आपके सिविल केसेस के ऊपर, और जब लोगों को अर्ली राइट्स नहीं मिलते तो फिर वो लॉ को अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद ये करते हैं। अब इन्होंने इस रिफॉर्म्स की तो उसका सबसे बड़ा ये आया कि आपने रिफॉर्म्स करते हुए जो तमाम स्टेक होल्डर्स से आपने उनको ऑन बोर्ड नहीं वो किया। कहते हैं हमने ऑन बोर्ड लिया, हमने खत भी लिखे, किसी ने हमारे नहीं, वो ये कहते हैं कि हमने सिर्फ उन्हें ये कहा कि आप आएँ, लेकिन ये है कि कोई ऐसी मीटिंग कॉल नहीं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो इस मुल्क का आम शहरी है जो इससे सफ़र कर रहा है। फिर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है। फिर पाकिस्तान के जो लॉयर्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो हैं। आप जर्नलिस्ट उसके अंदर शामिल हैं, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर शामिल है जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है। प्रोसिक्यूशन का एक सिस्टम है और उसके साथ साथ जो आपका पुलिस का एक सिस्टम है। अब इन्होंने जो चेंजेस लेके आए हैं वो प्रोसीजरल किस्म के चेंजेस लेके आए हैं जो 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसके अंदर उन्होंने, अब चलें थोड़ी थोड़ी मैं आपको उसमें बताऊं तो फिर आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आजकल हम रिफॉर्म्स के अंदर सिर्फ हम बात कर रहे हैं उनके 9 माह की ट्रायल की। अब मैं 9 माह पे अगर आपको आऊँ तो ये है कि 9 माह बेस करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर, सही, आपकी एविडेंस के ऊपर, आपकी प्रोसिक्यूशन के ऊपर, आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के ऊपर, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ये है कि वो जज जिसके सामने आपने केसेस लेके गए हैं उसका एनवायरनमेंट क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है। उसका सिर्फ ये कह देना कि वो 9 माह में फ़ैसला करे, लेकिन उसके साथ साथ जो 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बेशुमार ऐसी शिकें हैं जो उसके कोर्स को रेगुलेट करती हैं और वो अभी तक वही चल रहे हों जो 1898 से हैं। मसलन कौन कौन सी? मसलन मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये है कि जब आप जाके चालान सबमिट करते हैं, चालान सबमिट करने के बाद फिर आप उसको भेजते हैं आगे कि उसका किसके पास कॉग्निजेंस है, मैजिस्ट्रेट के पास है या उसका सेशन जज के पास है। फिर उसके बाद ये है कि आपकी एविडेंस का है कि विटनेस है, उन्होंने आना है, उन विटनेस की एविडेंस को आपने रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद ये है कि जब आपने आगे उसके अंदर ये के जाना है तो फिर आपकी जो फोरेंसिक एविडेंस है वो उसके अंदर आएगी। फिर ये है कि ना सिर्फ वो जज बेचारा जो है जिसने ये करना है, उसके अंदर आप लॉयर्स को भी बाउंड करें कि अगर आपने किसी का ब्रीफ लिया है तो आपने उस टाइम बाउंड के अंदर अब उस बंदे को आपने प्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन का है कि वो डिले ना करे कि जो विटनेसेस हैं उन्हें प्रॉपरली प्रोड्यूस किए जाए। अब मैं उसके साथ आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा जेल के लोग हैं जो बैठे हुए हैं जेल के अंदर, वो 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत वो लोग हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। और ये दुनिया के बहुत से कम ममालिक के अंदर इस तरह होता है कि जो आपका कन्विक्टेड प्रिजनर्स जो है वो आपके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से कम है पाकिस्तान की जेलों के अंदर जो 82,000 से ज़्यादा हैं। अब ये सारी चीज़ें आएंगी। अब आपने एक फ़ैसला ले लिया जिस तरह कभी आपने कहा कि हमने उस 9 माह के अंदर किया और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि सिर्फ वो एक रीजंस बताएगा हाई कोर्ट को कि जी ये रीजंस है और उसके अंदर वो डेफिनेटली, और वो तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो डेफिनेटली जो है वो इश्तियाक भाई वो बताएगा ये कि जी प्रोसिक्यूशन कोऑपरेट नहीं कर दी, लॉयर्स नहीं कर रहे कि जी लॉयर्स कभी कह रहे हैं हमारे हाई कोर्ट के अंदर केसेस हैं, कभी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस हैं, हम उनके ऊपर क्या करें। फिर वो एविडेंस के ऊपर बात करेगा और सारी करके वो एक जस्टिफिकेशन भेज देगा। जी चले हम मान लेते हैं कि 9 माह के अंदर माइनर ऑफेंसेस जो हैं या कोई भी ऐसे लगाए जाएंगे। अब ये है कि अगला जो आता है कि जो फर्स्ट एपलेट कोर्ट है वो आपकी हाई कोर्ट है। उस हाई कोर्ट के अंदर ये है कि आपके साल से मर्डर रेफरेंसेस, क्रिमिनल अपील्स और आपकी रिविजन्स जो हैं वो पड़ी रहती हैं। खुसूसन आप दीवानी केसेस की बात करें ना, 12-12, 18 वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो साइकिल चल रहा है वो ये है कि तकरीबन 7 से 8 साल आपके लगते हैं एक सिविल कोर्ट केस के अंदर, फिर 5 से 6 साल आपके हाई कोर्ट के हैं और इसी तरह 4 से 5 साल आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगते हैं। अब वो हाई कोर्ट के अंदर जाके आपने उस पर कुछ भी नहीं कहा कि जी उसका फैसला कितनी देर के अंदर आना चाहिए। अब वो 6-7 साल अगर वहाँ पे पड़ा रहे और उसके बाद फिर उसकी बारी आए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी जो है उस वक्त तकरीबन 51-52 हज़ार पे चली गई है। तो फिर इसका नतीजा, इसका फायदा क्या होगा? आपने सिर्फ एक पीसमील के तौर पे एक एरिया को एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका ऊपर वाला एरिया था आपने उन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ही नहीं किया। उसके लिए ये था कि आप ये कहते
कि जो हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, उनके अंदर इन जजी साहबान को रिक्वेस्ट करते हैं कि जी अगर आज पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे बात होती है तो उसकी जो बेनिफिट्स हैं या उसके एडवांटेजेस हैं या उसकी जो गुडविल है, उसका सबसे पहला क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी को जाएगा। तो आप मेहरबानी ये करें कि इन सारी चीज़ों को टेकअप करें और इस मुल्क के अंदर टाइम बॉन्डेड अपील्स का या फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब आप ये देखें कि जब हाई कोर्ट का जज 6 माह के अंदर फैसला करेगा तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली वो 9 माह वाले नीचे वाले जज पे जाएगा कि जी अगर मेरा हाई कोर्ट का जज 6 माह में फैसले कर रहा है तो मैं 9 माह के अंदर करूं। अब वो बेचारा देखेगा कि जी 6 साल तो हाई कोर्ट में पड़ा रहा और 4 साल आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा और मुझे आपने कहा है कि 9 माह के अंदर फैसले। एक और बात बताएं ना, सेशन कोर्ट से फॉर एग्जांपल एक केस निकला वो हाई कोर्ट में चला गया, ठीक है, हाई कोर्ट में पहले बहुत सारे केसेस जो हैं वो ज़ेरे समाअत रहते हैं, नंबर ही नहीं आता आपका 2-2 3-3 साल, ठीक है, तो फिर तो आप नहीं समझते इस फैसले के बाद तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है बर्डन बढ़ जाएगा। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जितना आप पाइल अप, ये देखें इस मुल्क का जो अदालती निज़ाम है उसके 3 टियर हैं। एक है उसका डिस्ट्रिक्ट टियर जो आपका सेशन जज है, दूसरा उसका टियर है जो आपका हाई कोर्ट है, और तीसरा इसका टियर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पूरे मुल्क को देखती है। अगर आप इस सिस्टम के अंदर बेहतरी चाहते हैं और आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो आपको तीनों टियर्स के अंदर जो है वो काम करना पड़ेगा। अब आप ये देख लें कि अगर इनमें से तीनों में से एक टियर काम नहीं करेगा तो जो आपके रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स हैं ना उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, ना आपकी परसेप्शन बेहतर आएगी, बल्कि ये आएगा कि आपने कुछ किया, हाफ हार्टेड किया, और उस हाफ हार्टेड का ये है कि अल्टीमेटली आप ये देखिएगा कि अगर लॉ ये प्रपोजल्स आई हैं और प्रपोजल जाएंगे नेशनल असम्बली के अंदर, अल्लाह करे कि ये इसी मौजूदा गवर्नमेंट के दौर के अंदर वो आए, फिर वो सेनेट में जाएगा, स्टैंडिंग कमेटीज आएंगे, फिर वो वापस जाएगा। 2 साल के बाद अगर हम इसी नतीजे पे पहुंचे कि जी हमने वो जो उसकी इंटेंट या स्पिरिट थी हमने उसको पूरा नहीं किया, तो फिर हम कहेंगे कि फ्रॉम डे 1 से स्टार्ट करेगा। इसी तरह एसएचओ को जो पावर किया उस पे पुलिस वाले रोल पे हम बाद में आएंगे। हाफिज साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये कहना मुख्तसरन ये कहना दुरुस्त होगा कि हुकूमत जो थी उन्होंने फौजदारी कवानीन में तरमीम तो कर दी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इत्माद में नहीं लिया गया, यानी कि आपने तरमीम कर दी लेकिन होमवर्क आपने कंप्लीट ही नहीं किया? देखें इसमें यह कहा यह जा सकता है कि पाकिस्तान के जो जस्टिस के सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको लूप में जिसके अंदर जुडिशरी है, जिसके अंदर बार एसोसिएशंस हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, जिसके अंदर आपका प्रिजन्स के लोग हैं, आपके प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है, ये पूरा एक अम्ब्रेला बनता है जिसके नीचे वो सारे काम करते हैं। उसे जिस तरह ऑन बोर्ड करना चाहिए था वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। दूसरा उसके अंदर ये है कि इन रिफॉर्म्स के अंदर भी आपने कुछ चीज़ों को पैच वर्क करने की कोशिश की है। अब उस पैच वर्क करने से अगर आप इसकी रेटिंग करवाएंगे इन रिफॉर्म्स की तो लोगों से आप पूछेंगे, और जिस पैराए में हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो लोगों का आंसर जो है वो इतना मुनासिब नहीं आएगा जितना गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की नीयत पे भी कोई शक नहीं है, वो कहते भी रहते हैं कि रिफॉर्म्स इसके अंदर आएंगे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे उसके अंदर जाके वो जो चीज़ें आई हैं, अगर ये बेहतर ये होता कि 1860 के कानून को बदला जाता, 1898 के कानून को बदला जाता, अगर अंग्रेज़ों ने अपने मुल्क के अंदर जाके तो इस 21वीं सदी के अंदर दोबारा नए कानून बनाए हैं, तो हम 125 साल या 150 साल कानून के पीछे हम क्यों? इसके वजह यह है कि हमारे अंदर भी कैपेसिटी का इशू है, हमारे अंदर भी ये इशू एक विल का इशू है, हमारी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी का भी एक इशू है, तो ये सारे इश्यूज जब इकट्ठे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इशू भी है ना, अब जैसा कहा गया कि फौजदारी कवानीन में जो भी ट्रायल होगा वो 9 माह के अंदर मुकम्मल होगा, उसकी जो अपील है उसका फैसला 6 माह में सुनाया जाएगा। हम देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे वो वकला हैं जो तारीख पे तारीख लेने के आदी बन चुके हैं, तो क्या ये वाला जो फौजदारी का कवानीन है जब इतनी जल्दी से उसके ऊपर अमल दरामद की कोशिश की जाएगी तो तारीख पे तारीख लेने वाले जो वकला हैं क्या उनके लिए ये पेशरफ्त कोई नहीं? देखें उस दुनिया के अंदर ये है कि जिस तरह हमारे कोर्ट को रेगुलेट करने के लिए 1898 का ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का मौजूद है, इसी तरह लॉयर्स के अपने रेगुलेशंस हैं जिसका बार काउंसिल्स उनके ऑपरेट करती हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी बना हुआ है। दुनिया के अंदर जिन बार एसोसिएशंस को कंट्रोल किया गया थ्रू लेजिस्लेशन, और उनका एक ओवरसाइट मेकानिज़म है कि जिस मेकानिज़म के अंदर अगर प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट आता है या आप जो
जो लॉ की प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं करते, या आप प्रोफेशनल एडवाइस नहीं करते, या आप डिलेड जस्टिस का आप प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है। पाकिस्तान में भी होती है? पाकिस्तान में नहीं है, नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट लेके जाएं तो वो भी एक लंबा प्रोसेस है। अब दुनिया के अंदर जो बेस्ट अगर आप जुडिशल सिस्टम देखेंगे उनमें एक सिंगापुर सिस्टम है, उसके अंदर आप एडजर्नमेंट लेने का सवाल ही पैदा कोई नहीं है, कि वो ये कहते हैं कि आप अपने ब्रीफ्स ही वो लें कि जो आप अपने क्लाइंट के साथ या इस मुल्क के जस्टिस सिस्टम के साथ आप जस्टिफाई कर सकें। अब वो नहीं है। अब आप देखें कि मैंने वही आपसे गुजारिश की कि एक बेचारा एडिशनल सेशन जज या सेशन जज को तो आपने 9 माह में कर दिया, ना वो एविडेंस जो लेके आ रहा है पुलिस ऑर्डर के अंदर, ना आपने उस पुलिस वाले को सजा दी, ना आपने डिफेक्टिव प्रोसिक्यूशन पे बात की। अभी आप भी पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो इसके हवाले से कहा जा रहा है कि गैर कानूनी जो पुलिस की हिरासत में होती है, अगर वो साबित हो जाता है तो उसमें 7 साल की कैद होगी, और साथ ही इन्होंने कहा कि किसी भी थाने का जो SHO होगा उसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप समझते हैं कि इस हवाले से एक मुतसिब होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो पुलिस एहलकारों का एहतसाब करे अगर वो कोई गलत काम करें, ये चीज़ें होनी चाहिए, या आपकी नज़र में ये तरामीम बस काफ़ी हैं? 1861 का जो पुलिस एक्ट था उसको जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर एक सीरियस एफर्ट की गई, और उस एफर्ट करने के अंदर जो पुलिस एक्ट था उसको रिप्लेस किया गया, और उसके अंदर एक पुलिस ऑर्डर 2002 का कॉन्सेप्ट आया जिसके अंदर पुलिस की हायरार्की को भी डिफ़ाइन किया गया, उनकी पुलिसिंग को भी डिफ़ाइन किया गया, सिटीज़न पुलिस लाइजॉन कमेटीज़ को भी किया गया, ओवरसाइट मेकनिज़म भी प्रपोज़ किया गया, बनाया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, आपका प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन, कंप्लेंट अथॉरिटीज़, क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी का कॉन्सेप्ट दिया गया, नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन का कॉन्सेप्ट, और उसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये दिया गया जो उसका सेक्शन 155 है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी को हैरेसमेंट करता है और अपना प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट करता है, किसी जगह नाजायज़ इस्तेमाल करता है, टॉर्चर करता है, तो आप उसको 3 से 5 साल की सज़ा दे सकते हैं। ये लॉ के अंदर मौजूद है। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, और उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस ऑफ पाकिस्तान का भी कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसकी तरफ अब इन रिफॉर्म्स के अंदर भी इशारा किया गया है कि जी प्रोसिक्यूशन जो आनी चाहिए। उसके अंदर ये है कि पुलिस का जो अरेस्ट का पावर है उसे कंट्रोल किया गया, और कहा गया कि पुलिस के पास अनब्रिडल्ड पावर जो है वो इसकी नहीं है जो आपकी अरेस्ट करने की है। सही। लेकिन हुआ क्या इश्तियाक भाई कि उसके अंदर ये है कि इतना अच्छा बनाने के बावजूद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे ना गए, और वो जो सारी ओवरसाइट बॉडीज थी जिन्होंने इस सारे को कंट्रोल करना था वो ना किया, लेकिन पुलिस ने एडवांटेज ले लिया। पुलिस ने ये किया कि वो जो आगे DMG के नीचे काम कर रहे थे उससे भी वो निकल गए, उनका जो IG था वो एक्स ऑफिशो जो है वो सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर भी बन गया, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी 300% जो है वो टॉप लेवल पे सीट्स भी बढ़ाई। अब आपने देखा होगा कि क्या क्या नाम इनके आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, रीजनल पुलिस ऑफिसर, आगे एक एडिशनल IG होता था, अब दर्जन के हिसाब से जो है वो आपके DIG। लेकिन लोगों को सहूलियात उस तरीके से नहीं मिल पाई, और बजट आप ये देख लें कि इस मुल्क के अंदर अब जो लॉ एंड ऑर्डर का बजट है, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का, वो अरबों रुपए के अंदर चला गया है। अब उसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट उसके अंदर ये आई है कि पाकिस्तान की पुलिस को लोग दुनिया की जो चंद करप्ट पुलिस हैं उसके अंदर समझते हैं। 86% से ज़्यादा लोग पुलिस के पास रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते कि हमें वहाँ पे है नहीं है। थानों के अंदर आप जो लोअर ऑफिशियल्स उनका आप देख लें कि उसी थाने के अंदर रह रहे हैं, उसी के अंदर रात गुजार रहे हैं। मतलब तो ये फौजदारी कवानीन में तरामीम के नतीजे में जो पुलिस कल्चर है वो किसी न किसी हद तक तब्दील हो जाएगा। वो पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर एड्रेस करने की कोशिश की गई थी, तब भी नहीं हो सका। लेकिन वो उसकी जो मैंने कहा ना इम्प्लीमेंटेशन का, अगर नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन को एक्टिवेट किया जाता, प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन को किया जाता। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चूँकि मैंने खुद इन इदारों में काम भी किया और एज ए स्टूडेंट लॉ के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा पॉलिटिकल माइंडसेट है। हमारा पॉलिटिकल माइंडसेट ये है कि हम पुलिस को इंडिपेंडेंट नहीं देखना चाहते। हम ये चाहते हैं कि पुलिस के ज़रिए जो है हम इस सिस्टम को कंट्रोल करके, तो हमारी अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर्स हैं, अगर उसके बावजूद सियासी असर और रसूख से ये पाक नहीं कर पाए तो इसके जिम्मेदार कौन है? वो ये है ना कि आपके अंदर जो प्रमोशन का या अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट है वही मेरिट बेस्ड नहीं है। अच्छा, दूसरा उसके साथ ये था कि इस मुल्क का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है या वो उन्होंने ये कहा कि जी हमारी अथॉरिटी चूँकि पुलिस के ज़रिए है, पुलिस
उसके ऊपर हम कैब लगा के रखते हैं और इस सिस्टम को भी हम इसी तरह लूला लंगड़ा तौर पे चलाते हैं ताकि दोबारा लोग ये कहें, और एक आर्गूमेंट बनता भी है कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेसी को दोबारा रिस्टोर करें ताकि आपको चीज़ें वो नज़र नहीं आ रही। बट बुनियादी चीज़ ये है कि जितनी देर तक आपका वो पिरामिड आपका एक नहीं बनता, मतलब अगर आपने एक चीज़ पहनी हुई है तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट है कि पैंट कोट और टाई लगा के आपने बैठना है, या उसके बाद एक आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म है, इसी तरह रिफॉर्म्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उस पैराए के अंदर नहीं जाएंगे तो वो आएंगे। अब ये है कि पुलिस ऑर्डर तो मौजूद है, हमने एक पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर 1898 के अंदर कहा कि जी अगर एसएचओ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करता, ये पाकिस्तानी मुल्क है जिसके अंदर हक है कि उसको रिपोर्ट करें। अब ये है कि वहाँ पे पैसे चलते हैं, अनब्रिडल्ड डिस्क्रिशन चलती है, आपका ताल्लुक है चाहे आप किसी के ऊपर मर्डर का एफआईआर करवा दें, और अगर कहीं आपका जायज़ बनता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट गुम हुआ है, आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज होती। उसके बाद आगे आपने क्या किया कि जी अगर वो एसएचओ नहीं मानता तो आप एसपी के पास चला जाएं जी, और फिर एसपी के पास जाएं तो फिर वो नहीं मानता तो आप जस्ट अब एक रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म एक इंस्टेंट है कि उसने फौरी तौर पे आना है, तो आप उसको डाल रहे हैं उस एसएचओ के पीछे और उस एसपी के पीछे। यही अगर उसके अंदर जो ओवरसाइट बॉडी हो, जिसका मैंने इशारा किया कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन हो, वो जाए वहाँ पे, जैसे वफाकी मोहतसब का इदारा काम करते हैं। और इसी तरह मैंने कहा कि वो पुलिस ऑर्डर का आपने भी कहा मोहतसिब पे बात की, तो पुलिस की जितनी मैल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर एक प्रोविंशियल मोहतसिब पुलिस का होना चाहिए जरूरी जो उस करे। अब ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनता है, एसएचओ एफआईआर नहीं करता तो इंडिपेंडेंट बॉडी के पास जाए, वो उसको वैल्यूएट करें, वो तभी एफआईआर हो सकती है, वरना तो इधर उधर भटकते रहेंगे और काम फिर भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि इस ना एफआईआर की वजह से हमारे मुल्क के अंदर सारी पुलिस की करप्शन इसी से स्टार्ट है। उसके बाद हमारा इलीगल डिटेंशन वाला मामला है कि आप बगैर एफआईआर के लोगों को रखते हैं। फिर उसके बाद और आप ये देखें ना कि इतना बड़ा सिस्टम हमने चलाया हुआ है, अरबों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट क्या है कि आपके मुल्क के अंदर 5 से 10% जो है वो कन्विक्शन रेट है। सही। अब 5 से 10% के अंदर जब आपका कन्विक्शन रेट आए तो क्या लोगों के अंदर रूल ऑफ लॉ का मैसेज आएगा? वो मैसेज ये जाएगा कि इस मुल्क में सजा और जजा का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए फिर जुराइम बढ़ते हैं, लोगों को पता होता है। और वो आ रहे हैं ना जी, वो आपके देखें ना कि आप ये देखें स्ट्रीट क्राइम्स का आप देख लें, उसके बाद आप देख लें कि ये मुल्क जो है इसके अंदर एफआईआर के अंदर मर्डर्स कितने आ रहे हैं, सैकड़ों इस वक्त ट्रायल चल रहे हैं, डकैतीज आप देख लें। तो ये सारा एक हमारे सिस्टम का डिसफंक्शनल होना, इस सिस्टम के अंदर पैच वर्क का काम करना, और इसके अंदर जो रूडिमेंट्री चीज़ें चाहिए उसके ऊपर हम ना काम करने के ये सारे रिजल्ट्स हैं। सही। चलें हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, यकीनी तौर के ऊपर अगर फ़ौजदारी कवानीन में तरमीम के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं तो ये बेहतरीन कदम है, लेकिन इसके साथ साथ हाई कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर सही मानों के अंदर अवाम को रिलीफ देना है तो फिर उनके साथ मिलकर एक मुतफ़िका लाए अमल भी सामने आना चाहिए, ताकि फ़ौरी सस्ता जो इंसाफ है एक आम आदमी के लिए उसको यकीनी बनाया जा सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ डीटीएच न्यूज़ पर।